हेलो बच्चों, इससे पहले हमने रिलेशन और फंक्शन वाला चैप्टर में टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में पढ़ा था, फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। आज जब हम बात करने जा रहे हैं उस चैप्टर में, तो हम बात करेंगे कि कैसे जो है एक रियल फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालते हैं, है ना। हमने बताया भी था कि लास्ट एक्सरसाइज में हमें इसी बारे में बात करना है। तो हमने फंक्शन पढ़ा था और यहाँ पे बात हो रही है रियल फंक्शन की। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि रियल फंक्शन होता क्या है। फंक्शन क्या होता था? फंक्शन एक तरह का रूल है या एक तरह का मैप है जो एक सेट x से दूसरे सेट y पे डिफाइन होता था, और जिसमें होता क्या था, x का हर एक एलिमेंट y के एक यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेशन में होता था। तो रियल फंक्शन क्या है? रियल फंक्शन में दो तरह की चीज़ें हैं। कई बार हम बोल देते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है ना। कई बार हम बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन और कई बार हम बोलते हैं रियल फंक्शन, ठीक। जहां से फंक्शन डिफाइन होता था वो हमारा क्या होता था? ये होता था हमारा डोमेन। जिस सेट पर डिफाइन होता था उसे क्या बोलते थे हम? कोडोमेन, ठीक है ना। और कोडोमेन के जितने एलिमेंट्स पे डिफाइन होता था उसे हम क्या बोलते थे? रेंज, ठीक है ना। यानी रेंज में क्या होता था? सारी की सारी इमेजेस आती थी हर एक एक्स के लिए जो डोमेन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें थी। तो रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है? ऐसे फंक्शन जिनकी जो रेंज है ना, वो सबसेट होगी क्या? सेट ऑफ रियल नंबर्स की। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होंगे? ऐसे फंक्शन जिनकी जो रेंज होगी वो रेंज क्या है? सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर की, ठीक है ना। और रियल फंक्शन क्या होते हैं? ऐसे फंक्शन जिनका डोमेन भी क्या हो? रियल हो और रेंज क्या हो? रियल हो। या यूं कह ले कि कोई भी दो सेट x या y ऐसे हैं जो सबसेट हैं किसके? सेट ऑफ रियल नंबर के, और उन पे डिफाइन हो जाए हमारा फंक्शन, ठीक है ना। तो रियल फंक्शन क्या है? ऐसा फंक्शन जो रियल नंबर से रियल नंबर पे हो या रियल नंबर के किसी सबसेट से किसी रियल नंबर के सबसेट पे हो। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? रियल फंक्शन या रियल वैल्यूड फंक्शन किसे बोलेंगे? यानी जो रेंज है वो क्या हो? रेंज जो हो सबसेट हो किसका? सेट ऑफ रियल नंबर का। तो ये थी हमारी छोटी सी बात रियल फंक्शन के बारे में या रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में, ठीक है ना। ये हो गया हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन, ये हो गया हमारा रियल फंक्शन। दोनों लगभग सिमिलर हैं, कोई बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न वाली बात रही है, ठीक है ना। खैर, अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ चीज़ों के बारे में देखेंगे इसी में। कुछ नोट डाल के लिख लीजिए या रिमार्क्स डाल के लिख लीजिए। मान लेते हैं कि दो नंबर है हमारे a और b। वो इस तरह से है कि a जो है हमारा लेस देन है किससे? b से। यहाँ पे कुछ कंडीशंस जैसी बनेंगी। पहली कंडीशन क्या है? अगर इस तरह का हमें कुछ दिखा मिल जाए x माइनस से इंटू एक्स माइनस बी इज लेस देन टू 0, इसका मतलब क्या होगा? इसे हम कैसे लिख सकते हैं? x जो है हमारा b से छोटा है और a से बड़ा है, ठीक है ना। और इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं a, b, इस तरह से। अब ये जो नोटेशन है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा पार्टीशन की। पार्टीशन ऑफ ए सेट, ठीक है ना। फिर हम बात कर लेंगे इंटरवल्स की। पार्टीशन ऑफ ए सेट। सेट हमें पता ना, सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 और ये ऐसे से लिख दिया। ये मान लिया हमें कोई सेट दे रखा है। अब इस सेट को हम क्या करें? छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दें। जैसे कि मान लो हमने लिख दिया 1, 2, ठीक।
लिख दिया हमने 2,3, लिख दिया हमने 4,5, ठीक है, हमने लिख दिया 5,6, ठीक, इस तरह से हमने लिख दिया। ये छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। ये जो थोड़े छोटे टुकड़े बने हैं इन्हें हम क्या बोलेंगे, इंटरवल्स, ठीक है ना। या इसे ऐसे ले लें, एक नंबर लाइन हमने ऐसे बना ली, 1 से स्टार्ट किया और 10 तक, ठीक। इनको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इनको एक साथ में ले लिया, फिर इतना इतना ले लिया, इतना इतना ले लिया, ठीक है ना। तो जब हम किसी पर्टिकुलर सेट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं तो वहीं से हमें क्या मिलने लगते हैं, इंटरवल मिलने लगते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली हैं सिंबल्स की। कई बार हम लिखते हैं ऐसे, कई बार हम लिखते हैं ऐसे, कई बार हम इसे ऐसे लिख देते हैं, कई बार हम इसे ऐसे लिखते हैं, या कई बार हम इसे ऐसे लिखते हैं। अब इन सिंबल्स का मतलब क्या है, ठीक है ना। ये जो नोटेशन, इसका मतलब क्या है हमारा, ये ओपन इंटरवल दिखाएगा। ये क्या दिखाएगा, हमारा ओपन इंटरवल दिखाएगा। ये भी हमारा ओपन इंटरवल का नोटेशन है। ये वाला ब्रैकेट जब लगा होगा तो हम समझेंगे कि ये हमारा किस तरह का है, क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है ना। और ये एक तरफ से ओपन है, एक तरफ से क्लोज्ड है, एक तरफ से क्लोज्ड है, एक तरफ से ओपन है। इन्हें हम बोलते हैं सेमी इंटरवल, सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड। ये होगा हमारा सेमी क्लोज्ड हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा क्या, सेमी ओपन, ठीक। ये चीज़ समझ में आ गई। और चीज़ें इसमें क्या है, जब भी मान लीजिए ऐसे हमें लिखा होता है किसी इंटरवल के अंदर, ये इंटरवल में हमेशा दो चीज़ें लिखी जाती हैं, इंटरवल शुरू कहाँ से हो रहा है और इंटरवल ख़त्म कहाँ पे हो रहा है। जैसे कि अगर हम ले लें, ये हमारा पूरा सेट था, हमने लिखा 1,5, ठीक, शुरू 1 से हो रहा है, ख़त्म 5 पे हो रहा है। यानी इतनी चीज़ अंडरस्टूड है कि ये अगर इंटरवल है तो हमें पता है कि इसमें जो एलिमेंट होंगे वो 1 से लेकर के 5 तक होंगे, या 5 से पहले तक के होंगे, ठीक है ना। तो इंटरवल की नोटेशन में ध्यान रखना है। सेट में क्या होता है, हम हर एक एलिमेंट को उसमें लिस्ट करते जाते हैं, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 4, 5 ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। इंटरवल के केस में हम क्या लिखते हैं, हम शुरुआत का लिख देते हैं और आखिरी का लिख देते हैं। बाकी हमें अंडरस्टूड है कि इसमें जो नंबर होंगे वो शुरुआत से लेकर के आखिरी तक होंगे ही होंगे। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलेंगे एंड पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स बोलेंगे हम इन्हें, एंड पॉइंट्स बोलेंगे। ये जो इंटरवल है इसे हम क्या बोलेंगे, एंड पॉइंट्स बोलेंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज़, ओपन इंटरवल के लिए जैसे इस तरह से लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, जो भी इसमें एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे होंगे वो एलिमेंट्स किस तरह के होंगे, उसे हम कैसे लिखेंगे, बी से ए और बी के बीच। यानी ओपन इंटरवल में यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं आती है। अगर कोई एलिमेंट लिखा है x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, b, यानी कि उसका मतलब क्या है, वो x की वैल्यू a और b के बीच में होगी, ठीक है ना तो उसमें ये एंड पॉइंट है या ना ही ये एंड पॉइंट है। यानी ये चीज़ हमें पता चल गई, जो हमारे ओपन इंटरवल्स होते हैं उसमें एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होते हैं। एंड पॉइंट यहाँ पे सिर्फ ये बता रहे हैं कि जो भी नंबर है वो a के और b के बीच में है। भले यहाँ पे लिखा है 1,2 ऐसे करके, तो 1 भी नहीं है और 2 भी नहीं है, हाँ 1 से पहले तक के जितने हैं वो सारे होंगे, 2 के पीछे जितने भी होंगे वो सारे होंगे। जैसे 1.9 होगा, 1.999 होगा, 1.99999 हो जाएगा, बस 2 नहीं होगा, ठीक है ना। 1 नहीं होगा, भले ही 1.1 हो जाए, 1.111 हो जाए, भले ही इस तरह से चीज़ें हो जाएं, बस 1 नहीं होगा। तो ओपन इंटरवल में कभी भी एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होते हैं, इन दोनों के बीच में होते हैं, ठीक है। अब बात आती है इसकी, जब भी हमें लिखा हुआ क्लोज इंटरवल इस तरह से a, b, इसका मतलब क्या है, x बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, a से लेकर के b तक। इसमें एंड पॉइंट a भी है और b भी है, ठीक है ना। यानी कि x अगर लिखा है कि x बिलोंग्स टू a क्लोज इंटरवल a, b, यानी x की वैल्यू a से लेकर के b तक के बीच कुछ भी हो सकती है, ठीक। तो समझ में आ गया ना ओपन इंटरवल का मतलब क्या होगा और क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होगा। यही चीज़ सेमी ओपन सेमी क्लोज में हो जाएगी। जैसे कि अगर लिखा है x बिलोंग्स टू a, b ऐसे, तो इधर से ओपन है तो इधर से
ये लगा देंगे, इधर से क्लोज है तो इधर ये वाला नोटेशन लगा देंगे। ठीक, यहीं पे लिखा हुआ है अगर x बिलोंग्स टू a कॉमा b ये, तो इसका मतलब क्या है, a की तरफ क्लोज है तो इधर ये वाला, और b की तरफ ओपन है तो इधर हमने ये वाला लगा दिया। समझ में आ गया ना। तो ये थोड़ी सी बात होगी हमारी इंटरवल्स के बारे में और पार्टीशन के बारे में। इंटरवल कैसे बनते हैं, जब किसी सेट को हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या बनते हैं, पार्टीशन इंटरवल्स मिलते हैं। इंटरवल को लिखने का तरीका ये 4-5 तरीके से हम लिख सकते हैं। इंटरवल दो तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, सेमी ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, फिर सेमी। ठीक है ना। अब सेमी में 2 आ जाएंगे, सेमी ओपन और सेमी क्लोज। जब भी ओपन इंटरवल की बात होगी हमेशा उसका नोटेशन ये रहेगा, यानी दोनों में इक्वालिटी नहीं आएगी। यानी उसका मतलब क्या हुआ, ओपन इंटरवल में जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं। फिर बात आती है क्लोज इंटरवल में। क्लोज इंटरवल का नोटेशन ये है, क्लोज इंटरवल में हमेशा एंड पॉइंट इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है ना। और सेमी ओपन सेमी क्लोज में तो जिधर से ओपन होगा उधर ये वाला सिंबल लगा देंगे ओपन का, जिधर से क्लोज होगा उधर हम क्लोज वाले का सिंबल लगा देंगे। ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी बात होगी हमारी इंटरवल्स के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं ये नोटेशन जो हम थोड़ा सा लिखा रहे थे अभी। मान लेते हैं 2 नंबर हमने ले रखे हैं a और b इस तरह से कि a जो है हमारा b से छोटा है। मान लीजिए हमें कुछ ऐसा मिलता है इक्वालिटी में, इनइक्वालिटी में, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लिख लेंगे कि जो हमारा x है वो a से बड़ा है और b से छोटा है। अभी एक ओपन इंटरवल का नोटेशन है तो इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू a कॉमा b। इनका यूज़ कहाँ होगा, जब हम डोमेन और रेंज निकाल रहे होंगे तो डोमेन और रेंज जिस तरह की फॉर्म में आएगी तो वहाँ पे इसका हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, x माइनस a x माइनस b इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया, यानी x बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल a कॉमा b। तीसरी चीज़ मान लिए दे दिया x माइनस a x माइनस बी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर आएगा। लेस देन 0 का मतलब क्या है, कोई नेगेटिव नंबर आएगा। अब दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 तब होगा, 2 चीज़ों का प्रोडक्ट पॉजिटिव तब होता है जब दोनों नेगेटिव हो या फिर दोनों पॉजिटिव हो। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। अब अगर ये चीज़ नेगेटिव कब होगी, अगर ये नेगेटिव है तो क्या होगा, इसका मतलब हुआ x लेस देन टू a होगा। ठीक है ना। एंड दूसरी चीज़ ये यहाँ पे क्या हो जाए, x लेस देन टू b हो जाए। उस केस में ये भी नेगेटिव आ जाएगा और ये भी नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव मिल जाएगा, यानी ग्रेटर देन 0। या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, यानी दोनों बड़े हो जाएं। x जो है a से भी बड़ा है और x जो है हमारा b से भी बड़ा है। सही है। अच्छा, अब अगर x a से छोटा है, क्योंकि हमें पता है a की जो वैल्यू है b से छोटी है, तो x अगर a से छोटा है तो इसका मतलब क्या हुआ, x हमारा b से छोटा हो ही गया। अंडरस्टूड है। x अगर a से छोटा है तो इसका मतलब x b से छोटा ही है, ये अंडरस्टूड है। दूसरी चीज़, x अगर a से बड़ा है या x हमारा b से बड़ा है, दूसरी चीज़ हमें क्या मिल जाएगी, ये हम ले लें कि x जो है हमारा b से बड़ा है, क्योंकि x अगर b से बड़ा हो गया यहाँ पे तो अंडरस्टूड है x तो a से भी बड़ा हो जाएगा क्योंकि ट्रांजिटिविटी है। तो यहाँ पे हमें 2 केस मिल रहे हैं। पहला केस क्या मिला, ईदर x इज लेस देन टू a और x इज ग्रेटर देन टू b। ये 2 केस मिल रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता चलेगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव होगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, अब ये चीज़ हमें ध्यान रख देना है। जब हमें 2 इंटरवल मिल जाते हैं, एक ही फंक्शन के एक ही चीज़ के 2 सेट मिल जाएं, या हम इसे ऐसे कह लें कि जैसे कोई फंक्शन हमारा दे रखा है x से y में, अब मान लीजिए हमें इसकी डोमेन लिखनी है। ठीक है। अब डोमेन के लिए हमें क्या देखता है कि जो x है वो कहाँ कहाँ से बिलोंग कर रहा है,
तो अगर हमें पता चला x जो है हमारा इस वाले सेट से भी बिलोंग कर रहा है a कॉमा b से, और x हमारा बिलोंग कर रहा है c कॉमा d से। अब डोमेन लेना है, डोमेन में तो हमें हर वो सेट लेना पड़ेगा जहाँ जहाँ से x बिलोंग करेगा। यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहे हैं, 2 सेट मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो जब x हमारा 2 सेट से बिलोंग करेगा तो हम कैसे लिखेंगे, उसे यूनियन के फॉर्म में लिखेंगे, यानी इतना सेट यूनियन इतना सेट, यानी a कॉमा b यूनियन c कॉमा d, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, हमें दोनों को मिला करके लिखना है। पहली चीज़ हमसे क्या कह रहा है कि x जो है a से छोटा है, दूसरा कह रहा है कि x b से बड़ा है। तो इसे नोटेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x कहाँ से बिलोंग करेगा, x a से छोटा, छोटे का मतलब क्या है माइनस इन्फिनिटी कॉमा a, ठीक है ना। यूनियन b से बड़ा है तो b कॉमा इन्फिनिटी, समझ में आ गया ना। इस तरह से यूनियन के फॉर्म में हम उसे लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है, उसी में तीसरी कंडीशन क्या आ जाएगी, चौथी कंडीशन क्या हो सकती है हमारी, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। बस दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं थी, यहाँ पे इक्वलिटी आ गई। तो इसका भी मतलब तो वही है, जो ऊपर था वही यहाँ भी है। यहाँ से भी हमें 2 ही चीज़ें मिलेंगी, क्या, या तो x जो है छोटा है a से, या फिर x जो है हमारा बड़ा है किससे, b से। तो यहाँ भी अगर हम इंटरवल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x कहाँ से बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी कॉमा a, यहाँ पे इक्वलिटी थी तो ब्रैकेट लगा दिया, यूनियन b कॉमा इन्फिनिटी। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी इन्फिनिटी लिखेंगे इन्फिनिटी के साथ में हमेशा ओपन इंटरवल लगाते हैं, इन्फिनिटी के साथ में हमेशा ओपन लगाते हैं। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, इन्फिनिटी एक सिंबल है जो ये बताता है कि यहाँ पे कोई ऐसा नंबर रहा होगा जो हमें नहीं पता है, यानी कि वो नंबर जो है इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है दूर दूर तक, ठीक है ना। तो हमेशा जो है हम इन्फिनिटी के साथ में ओपन ब्रैकेट ही लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हो गई हमारी इन सब चीज़ों के बारे में, जो बेसिक जानकारी हमें चाहिए थी वो हमने ले ली। अब हम सीधे बढ़ेंगे अपने सवालों पे। सवाल कैसे आएंगे ज़रा देखते हैं। अब जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, हमसे कह रहा है f एक फंक्शन है जो सेट ऑफ रियल नंबर पे है, और f(x) हमारा दे रखा है 5x² + 2, x बिलोंग कर रहा है R पे। पहली चीज़ हमसे कह रहा है कि फाइंड द इमेज ऑफ 3 अंडर f, और फिर कह रहा है f(3) इंटू f(2) बचाओ। कैसे बताएंगे, फंक्शन हमारा क्या दे रखा है, f(x) 5x² + 2। इमेज सेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने बताया था ये फंक्शन होता है, ये डोमेन है, ये हमारा कोडोमेन है, ठीक है ना। x, कोई भी x जो x से बिलोंग कर रहा है, जब इस f(x) में डालते हैं तो जो भी मिलता है आउटपुट, इनपुट x है, आउटपुट y है। तो जब x को हमने f में डाला और जो हमें आउटपुट मिला, तो ये जो आउटपुट मिला है इसे ही हम क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे, किसकी, x की। यानी कि f यहाँ पे एक मिरर का काम कर रहा है, ठीक है ना। जब x f में देखता है तो उसे y मिलता है, ठीक है ना। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इसे हम या तो ये कह लें कि x का जो वैल्यू है वो y है, या यूँ कह लें कि x की जो f इमेज है वो y है, ठीक है ना। या इनपुट डालने पे जो आउटपुट मिल रहा है वो हमारा y है, ठीक है ना। किसको हम कैसे भी समझ सकते हैं। तो फॉर x बराबर 3 के लिए हमें देखना है, ठीक है ना। तो जब 3 हमने डाला फंक्शन में तो 3 रखेंगे, देखते हैं क्या मिलेगा। 3 दिया 9, 9 × 5 = 45, 46, 47, यानी f(3) की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 47 आ गई, ठीक है ना। तो f इमेज कितनी आई, किसके बराबर आ गई हमारी, 47 के बराबर आ गई, ठीक है ना। बहुत आसान से क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। हमसे कह रहा है f(3) इंटू f(2) की वैल्यू बता दो। f(3) हमने निकाल ही लिया है, f(2) निकाल लेते हैं। f(3) कितना आया था हमारा, 47 आया है। और f(2) निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 2 दूनी 4,
5 चौकू 20 और 20 2 22। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, f(2) और f(3) की वैल्यू। अब क्या करेंगे, करा कि f(3) इंटू f(2) बता दो, तो हमें करना क्या है, इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आएगा, 2 सती 14, 2 चक्कू 8 और 1 9, 1034। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा सवाल, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हमें दे रखा है, हमसे कह रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब देखते हैं, डोमेन हमने बताया था, डोमेन क्या चीज़ होती है, किसी भी फंक्शन का डोमेन क्या होता है, वो फंक्शन जिस सेट पर डिफाइन है उसे हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। यानी ये क्या है हमारा डोमेन और ये क्या है हमारा कोडोमेन। ठीक है ना। अच्छा, डोमेन के लिए हमें क्या देखना है कि फंक्शन कितने नंबर्स पर डिफाइन है, यही तो देखना है। पर क्योंकि हमें पता है कि रियल वैल्यूड फंक्शन है ये सारे, और रियल नंबर्स कितने होते हैं हमें खुद भी नहीं पता, हम गिने तो है नहीं कभी कि कितने हैं, लाखों होंगे, अरबों होंगे, करोड़ों होंगे, जितने भी होंगे। तो ये पता लगाना कि कितने नंबर्स पे डिफाइन है, उससे बेहतर है कि हम ये पता लगा लें कि कितने नंबर्स पे डिफाइन नहीं है। समझ में आ रहा ना। जैसे कि ढेर सारी चीज़ें सामने हो खाने के लिए, 15-20 डिशेस रखी हैं, ठीक है ना, हमने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा खाने की, ठीक है ना। अब हमसे अगर कोई कहे पर कुछ हमारी छूट गई हैं, तो हमसे कोई ये पूछे कि क्या क्या तुमने खाया है, बजाय उसके हम ये बता दें कि भाई हमने ये और ये डिश नहीं खाई, बाकी सारी खाई हैं, बाकी देख लो भैया मेन्यू में कितनी सारी चीज़ें थी वो सारी खाई हैं, बस ये दो नहीं खाई हैं। तो डोमेन में ये बताने के बजाय कि कितने पे डिफाइन है, हम ये बता दें कि इतने पे डिफाइन नहीं है, तो जितने पे डिफाइन नहीं है उनको घटा करके जितना बचा वो सब डिफाइन है। तो वही चीज़ हम यहाँ भी करने वाले हैं। अब बात आते हैं फंक्शन पे। फंक्शन हमारा किस तरह का है, px/qx टाइप का, यानी कि एक रेशनल फंक्शन है। रेशनल फंक्शन में हमेशा बताया गया है कि रेशनल में कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यानी qx की वैल्यू जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो फंक्शन तो हमारा अनडिफाइन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हमें करना क्या है, डिनोमिनेटर छोड़ के ऊपर वाले को पहले हम देख लेते हैं, ऊपर वाला फंक्शन कितने पे डिफाइंड है। अगर px को हम देखें तो px है हमारा x² + 2x + 1। अब इस px में x की हम कोई भी वैल्यू रखें 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, मतलब इन्फिनिटी नहीं जोड़ रहे हैं, तो 0 से लेकर के पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू रखें, हर एक चीज़ पे ये डिफाइन है कि नहीं है, हो जाएगा। This implies that px is defined everywhere in R। ठीक, अब बात करेंगे हम qx की। qx में हमने वो देखना है कि qx हमारा किसी भी वैल्यू के लिए 0 ना होने पाए, उसके अलावा चाहे पॉजिटिव हो जाए चाहे नेगेटिव हो जाए, में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 0 अगर हो जाएगा तो फंक्शन ही हमारा अनडिफाइन हो जाएगा। तो हमें सिर्फ वो वैल्यूज़ निकाल लेनी है जिनके लिए qx 0 हो रहा था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x² - 8x + 1 = 0। ठीक, अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एक के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पे 8 है। अब ऐसा तो कोई फैक्टर है नहीं, तो हमने किया क्या, इसमें सीधा आचार्य लगा दो, -b + √b² - 4ac / 2a। b की वैल्यू कितनी है, -8, 64 -4 / 2, 8 हो गया, ये हो गया √60, ये हो गया बटे 2। अब क्या करें, 8 ± 4 15/2, इसे थोड़ा सा काट पीट देते हैं तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और ये √15, ठीक है ना।
सॉरी यहाँ पे 2 ही आएगा और ये ऐसे। अब देखिए हमें मिला क्या, x की हमें वो वैल्यूज़ मिल गई जिनके लिए QX हमारा 0 हो रहा था। वो वैल्यूज़ क्या है, एक है हमारी 4 + √15 और दूसरी है हमारी 4 - √15। ये 2 पॉइंट को अगर हम छोड़ दें, उसके अलावा हम QX में कोई भी x की वैल्यू रखेंगे तो फंक्शन हमारा डिफाइन है, यानी QX हमारा पूरी तरह से डिफाइन है। 0 हम इसलिए छोड़ रहे थे क्योंकि QX क्योंकि डिनोमिनेटर में था, इसलिए 0 हम ले नहीं सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, डोमेन में हम पूरी सारे हर एक पॉइंट ले लेंगे, सिर्फ वो पॉइंट छोड़ देंगे जहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर 0 हो रहा था। और डिनोमिनेटर 0 कहाँ पे हो रहा था, इन दोनों पॉइंट्स पे हो रहा था। तो डोमेन ऑफ f क्या आएगा, सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि ये रियल वैल्यूड फंक्शन है जो r से r पे डिफाइन है। और इसमें से हम वो पॉइंट माइनस कर देंगे, कौन सा माइनस करेंगे, 4 ± √15। ये हो गया हमारा क्या, डोमेन। समझ में आ गया ना। जब भी रेशनल टाइप का फंक्शन दे रखा होगा, हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर वाले पार्ट से वो x की वैल्यूज़ निकाल लेंगे जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा था, और उसको हम r से घटा देंगे, यहीं से हमारा काम हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन देखते हैं, बाकी क्वेश्चंस में क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लें, जैसे कि हमें दे रखा है, अगला क्वेश्चन है, फंक्शन है जो हमारा r से r पे डिफाइन है और fx दे रखा है हमारा 2 - का 3x, x बिलोंग्स टू r। ठीक, अब क्या कह रहा है, फाइंड दी डोमेन एंड रेंज। डोमेन के लिए हमें क्या देखना है, हमने बोला था डोमेन बस ये देखना है कि पूरा फंक्शन कहाँ कहाँ पे डिफाइन है। ये फंक्शन दे रखा है 2 - 3x, x की हम कोई भी वैल्यू रख देंगे, हर एक पॉइंट पे डिफाइन है ये फंक्शन, यानी ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइन हो जाए। अनडिफाइन बोले तो इन्फिनिटी को बिलोंग करे या कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाए, है ना। तो ऐसा तो कोई केस दिख नहीं रहा है, यानी कि इसकी जो डोमेन हो जाएगी वो पूरी की पूरी r हो जाएगी, दैट्स इट, खत्म काम। अब हमें देखना है रेंज। हाँ, अब रेंज कैसे फाइंड करनी जाती है, हमने बताया था फंक्शन जिस सेट से डिफाइन होता है वो होता है हमारा क्या, डोमेन। जिस सेट पर डिफाइन होता है उसे क्या बोलते हैं हम, कोडोमेन। और कोडोमेन के जितने एलिमेंट्स पे डिफाइन होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, रेंज। यानी ये चीज़ क्या आ जाएगी हमारी रेंज, यानी सेट ऑफ इमेजेस जो होगा हमारा वो सबसेट होगा कोडोमेन का, और वही सेट ऑफ इमेजेस क्या हो जाएगा, हमारी रेंज हो जाएगी। ठीक है ना। अब बात आती है रेंज निकाली कैसे जाती है। जब हम x की वैल्यूज़ निकालते हैं तो उसका मतलब होता है हम डोमेन निकाल रहे हैं। जब हम y की वैल्यूज़ निकालते हैं, ठीक है ना, तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि हम रेंज निकाल रहे हैं। ठीक है ना। तो जब हम x निकाल रहे होते थे, जैसे पहले के सवाल में हमने x की वैल्यूज़ निकाली थी, तो x का मतलब क्या होता था, हम डोमेन निकाल रहे हैं। अब हमें चाहिए रेंज, तो रेंज के लिए हमें क्या करना होगा, हमें y की वैल्यूज़ निकालनी है। अब y की वैल्यूज़ कैसे आएंगी, चलिए देखते हैं। फंक्शन हमारा क्या दे रखा है, fx बराबर 2 - 3x, fx बराबर y होता हमने मान लिया, ये सही है। आगे देखते हैं, इसको हमने लिख लिया 3x बराबर 2 - का y और x बराबर हो गया 2 - y/3। ठीक है। सवाल में शायद कुछ चीज़ एक दे रखी थी, हाँ सवाल में कंडीशन एक दे रखी, x जो है ग्रेटर देन 0 है। ठीक है। अच्छा, इसको हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो x है यानी डोमेन के जो एलिमेंट है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव है। तो फॉर पॉजिटिव x इज ग्रेटर देन 0 और x की वैल्यू किसके बराबर है, 2 - y/3। और इसका मतलब क्या हो जाएगा,
2 माइनस वाई इज़ ग्रेटर देन 0, इसका मतलब हो जाएगा 2 इज़ ग्रेटर देन वाई, और इसका मतलब हो जाएगा कि जो y है वो 2 से छोटा है, और y 2 से छोटा है, इसका मतलब क्या है, 2 से छोटा इन्फिनिटी तक होगा। तो यानी y कहाँ से बिलोंग कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2 तक, और ये जो y की वैल्यूज़ हैं वो क्या है, हमारी रेंज है। समझ में आ गया ना। तो रेंज इसकी कैसे निकाली हमने, y की वैल्यूज़ निकाल ली, हमें पता चल गया रेंज है, और रेंज क्या आई हमारी, माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2, और कौन सा ब्रैकेट लगा हुआ है, ओपन लगा हुआ है। ओपन क्यों लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सिंबल हमारा क्या है, ये वाला है, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं दे रखी है, और इन्फिनिटी के साथ तो हमेशा ओपन लगाते ही लगाते हैं, ठीक है ना। तो रेंज इसकी क्या आई, ओपन इंटरवल ऑफ माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2, सही है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है y बराबर अंडर रूट 3 माइनस 2x, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज, ठीक। डोमेन और रेंज हमें बताना है कि कैसे निकालेंगे। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि फंक्शन हमारे ये क्या है, सारे के सारे रियल वैल्यूड फंक्शन हैं, ठीक। तो जब भी बात करेंगे हम रियल वैल्यूड फंक्शन में, तो एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, अंडर रूट के अंदर जो भी चीज़ दे रखी है वो हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव नहीं होगी तो नेगेटिव अगर हो जाएगी तो किस में चली जाएगी, सीधे सीधे कॉम्प्लेक्स में चली जाएगी। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, वही हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी रहेंगी जब भी आप निकाल रहे होंगे हमारी डोमेन और रेंज। एक और बात और, जैसे मान लिया यहाँ पे दे रखा है x अपॉन वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, हमें y हटाना है डिनोमिनेटर से, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम y को सीधे यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 0 में तो हो जाएगा, नहीं, कभी नहीं, ऐसे कभी करना ही नहीं हमें। डिनोमिनेटर से जब भी कोई नंबर अगर हटाना होगा इनइक्वालिटी के केस में, तो क्या करेंगे, नीचे वाले नंबर का स्क्वायर लेंगे, यानी कि वाई स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम दोनों साइड। जब करेंगे मल्टीप्लाई दोनों साइड तो क्या होगा, x इंटू वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब आप ये पूछ सकते हो कि हमने वाई स्क्वायर से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, रीज़न उसका क्या है, वाई स्क्वायर क्या होगा, हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा, और हमने बताया होगा, हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा कि जब भी इनइक्वालिटी हम लिख रहे होते हैं तो अगर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो होता क्या है, उसकी इनइक्वालिटी बदल जाती है, जबकि पॉजिटिव नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, अगर ये हमारा पॉजिटिव नंबर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी हमारी सेम रहती है। तो हमें करना क्या है, हमें इनइक्वालिटी को यहाँ पे बदलने नहीं देना है, क्योंकि यहाँ बात हो रही है हमारी डोमेन रेंज की। इनइक्वालिटी अगर अपने मन से बदल जाएगी तो हमें एग्जैक्ट डोमेन या रेंज नहीं मिल पाएगा फंक्शन का क्या है, और सवाल हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है जब भी आप डोमेन या रेंज निकाल रहे होगे, ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब हम ये हमारा फंक्शन बताना है हमें यहाँ पे डोमेन और रेंज, क्योंकि ये फंक्शन हमारा क्या है, रियल है। दूसरी चीज़ हमें पता होगी, रियल फंक्शन है तो स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज़ें होंगी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, और पॉजिटिव के लिए यानी कि हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, 2x, इसका मतलब क्या हुआ, 3/2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, यानी x जो है 3/2 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 3/2 से इन्फिनिटी, ठीक है ना। यहाँ पे क्लोज इंटरवल लग जाएगा, यहाँ पे ओपन इंटरवल लग जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ f। समझ में आ गया ना, बहुत आसान था। x की वैल्यू निकाल ली, हमें डोमेन पता चल गया। रेंज पूछ रहा है हमसे, कैसे बताएंगे रेंज। रेंज के लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यूज़ निकालनी होंगी।
y के लिए क्या करें, वाई स्क्वायर बराबर हमने लिख लिया 3 माइनस 2x, सही है। अब y की वैल्यू कैसे आएगी, वाई स्क्वायर 2x बराबर 3 माइनस का वाई स्क्वायर, या इसे हम ऐसे लिख लें, या दूसरा तरीका इसका क्या है, y की वैल्यू हमें बतानी ही थी। अब देखो, क्योंकि 3 माइनस 2x क्या है, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और 3 माइनस 2x अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब क्या है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये किसके बराबर लिखा हुआ, y के बराबर लिखा है, यानी y भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, y कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 0, इन्फिनिटी। बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया है, और यहीं से हमें क्या पता चल गई, रेंज ऑफ f पता चल गई फंक्शन की कितनी है, सही है ना। अब हमारा क्वेश्चन है y बराबर 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन का भी हमें क्या बताना है, डोमेन और रेंज बताना है। तो जैसे कि हमने बताया था कि डोमेन कैसे निकालते हैं, हमें बस ये देखना है कि ये जो फंक्शन है वो कितने कितने एलिमेंट्स पे डिफाइंड है, और कितने एलिमेंट्स पे डिफाइन है उससे बेहतर है कि हम ये निकाल लें कितने एलिमेंट्स पे डिफाइन नहीं है। अब जैसा कि हम देख रहे हैं, एक फंक्शन हमारा किस तरह का है, px/qx टाइप का है, यानी कि रेशनल फंक्शन है। px एक कांस्टेंट है तो उससे तो कोई लेना देना नहीं है, बस डिनोमिनेटर हमें देखना है qx के लिए। हमें ये पता लगाना है कि जो qx वाला पार्ट है वो किस पॉइंट्स पे 0 हो रहा है, वो पॉइंट किस पॉइंट पे 0 हो रहा है वो निकालने के लिए क्या करें, इसको हम 0 के बराबर रखते हैं, तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 2, और यहाँ से मिलेगा x बराबर प्लस माइनस √2, यानी ये x की वो वैल्यूज़ हैं कुछ जिनके लिए डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, हमारा 0 हो रहा है। तो हम करेंगे क्या, r में से इन दोनों पॉइंट को माइनस कर देंगे, बाकी जितना बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो क्या करें, डोमेन के लिए r माइनस कितना कर दें, माइनस का √2 और प्लस का √2 घटा दें, बाकी ये जितना बचेगा हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। हो गया। अब बतानी है नेक्स्ट हमें रेंज। रेंज कैसे बताएं, x की वैल्यूज़ निकाल ली, डोमेन मिल गया, y की वैल्यूज़ निकालेंगे तो रेंज मिलेगा। तो उसके लिए क्या करें भाई, ये कुछ हमने ऐसे किया, इसे थोड़ा सा और मैनिपुलेट कर दें, ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई बराबर 3, और इसे रखेंगे तो 2 माइनस 3/y बराबर एक्स स्क्वायर, सही है। ये हमें कुछ ऐसा मिला, 3/y 2 माइनस 3/y बराबर एक्स स्क्वायर। इसे हम क्या लिख सकते हैं, कुछ ना लिखो, ये दे रखा है हमारा 2 माइनस 3/y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब एक चीज़ हमें पता है, अभी हमने बताया था कि एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, ये एक पॉजिटिव नंबर होगा, क्योंकि स्क्वायर जितने भी होते हैं, जितने भी नंबर के स्क्वायर होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सिंस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 माइनस 3/y भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अच्छा, डिनोमिनेटर में y को अगर हम ख़त्म करना चाहें तो हमने क्या बताएगा, y स्क्वायर से दोनों तरफ कर दें हम मल्टीप्लाई, और उससे क्या मिलेगा, 2 माइनस 3/y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, थोड़ा सा y इंटू 2y माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये हमें कुछ इतना मिल गया। इसको थोड़ा सा अगर हम चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, y माइनस 0 2y माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सही है। अब इसको हमें थोड़ा सा इंटरवल के फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे,
ये मिलेगा 0 और ये मिलेगा 3/2। दोनों में नंबर में बड़ा कौन सा है? 3/2 बड़ा है, 0 छोटा है। तो यहाँ से अगर हम इंटरवल निकालेंगे तो क्या आएगा? -∞, 0 यूनियन 3/2, इन्फिनिटी। और ये किसकी वैल्यू आ रही है हमारी? सॉरी, y की वैल्यूज़ आ रही हैं। और y की वैल्यूज़ का मतलब क्या है? यही हमारी क्या है? रेंज है। तो रेंज क्या आई? -∞, 0 यूनियन 3/2, इन्फिनिटी। ये वो सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हमने इससे पहले बताए थे। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना ज़रूर है, वरना आंसर आने से रहा। ठीक है ना? तो ये इतनी सारी चीज़ें हो गई हमारी कौन सी? डोमेन और रेंज निकालने के बारे में। ठीक। अच्छा, एक चीज़ हमने क्या की है यहाँ पे, शायद गड़बड़ की है। वो क्या है? जैसे कि ये था हमारा 2 - 3/y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्योंकि ये y कहाँ पे है? हमारा अपॉन में है, इसलिए y की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती है, क्योंकि रेशनल है। 0 हो जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो लिखा था y के साथ में जो हमने 0 के साथ में जो क्लोज ब्रैकेट लगाया हुआ है, ये यहाँ क्लोज ना रह करके ओपन लगेगा, क्योंकि y की वैल्यू हमें 0 लेनी नहीं है, क्योंकि y अगर 0 हो जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान ज़रूर रखनी है। अगर हल्का सा मिस्टेक करेंगे तो डोमेन और रेंज गड़बड़ा जाएगी। तो ठीक है, आज के लेक्चर में हमने देखा कि कैसे जो है किसी रियल वैल्यूड फंक्शन के डोमेन निकालते हैं, रेंज निकालते हैं। तो आज हमें उम्मीद करते हैं कि ये जो पहला चैप्टर है हमारा रिलेशन और फंक्शन वाला, पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब आपको इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से लगाने हैं, हर एक क्वेश्चंस को। अब कल जब हम या नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम चैप्टर दूसरा स्टार्ट करेंगे, वो हमारा चैप्टर होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है ना? ये दोनों चैप्टर, पहला और दूसरा मिला करके कुल 14 नंबर का आता ही है। ठीक है ना? जिसमें से उम्मीद करते 10 नंबर का हमने कंप्लीट कर लिया है पहला चैप्टर, और बाकी का 4 नंबर का जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, वो है हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है ना? तो जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।